डे 6 में हम एंटर हो चुके हैं और अब आता है सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक कॉर्पोरेट बिजनेस एंटरप्राइजेस का, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज पहले कि आप लोग अपनी कॉपी और बुक्स लेके बैठना, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो यार 3 बूटी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, वो के हैशटैग डे 5 के अंदर। अब हमें आज करना है बूटी 4 से। तो चलो चालू करते हैं बूटी 4, द लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी कंपाइल्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। बड़ा लंबा सफर होने वाला है, तो बढ़िया सीटें तान के बैठ लो। और हाँ, कॉपी जैसा मैंने बोला होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहले आते हैं ऑब्टेनिंग द पैन कार्ड नंबर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाउ अब ये जो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होना चाहिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे मैंने कुछ मेंशन भी करके रखे हैं कि यार आपको टैक्स पेमेंट और टीडीएस और टीसीएस यानी टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स, इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं इसके अंदर कुछ बताना चाहूं तो वो ये है कि आपकी टैक्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस जो हैं वो तभी पास होंगी एज एन एंटरप्रेन्योर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जब आपके पास पैन नंबर है, अगर पैन कार्ड है। अगर आपके पास पैन कार्ड ही नहीं है तो लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो आपकी इनकम्प्लीट रह जाएंगी, बिकॉज कुछ भी इसके बाद जो होगा उसके लिए हर जगह आपका पैन नंबर लगेगा या पैन कार्ड लगेगा। यानी सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ी नेसेसिटी है इवन बिफोर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, वो भी उसके लिए भी आपके लिए पैन नंबर होना जरूरी है। तो पैन नंबर होने, पता नहीं मैं पैन नंबर क्यों कह रहा हूं वरना परमानेंट अकाउंट नंबर कह रहा हूं, बट समझ गए आप, यू गॉट द मीनिंग कि पैन कार्ड अगर नहीं होगा आपका तो इसके अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती। बिकॉज सबसे पहले बीइंग अ बिजनेस, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपकी ये लायबिलिटी बनती है कि आप टैक्सेस का ड्यूली पेमेंट करें। सेकंड आ जाते हैं ओपनिंग अ करंट अकाउंट। ऑब्वियसली बीइंग अ बिजनेस आपके पास एक करंट अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं आज के समय में, अगर आप भारत में कर रहे हैं कोई भी ट्रांजैक्शन, वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, आप पेमेंट्स कर रहे हो वगैरह वगैरह, सब कुछ आपके करंट अकाउंट के थ्रू होगा। आपकी आईडी लगेगी, पैन कार्ड लगेगा आपका, और आपका बिजनेस एड्रेस भी लगेगा, तो आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पे, रजिस्टर योर कंपनी। अब यहां पे 3 नाम आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेंगे, एक हो गया एमसीए, डीआईएन और डीएससी। अब यार अब आपको यहां पर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस का एक नाम डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वो उस बिजनेस का नाम क्या रखना चाहते हो, और उसी को आप ई फाइलिंग करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल, इंटरनेट के थ्रू फाइलिंग करोगे सबसे पहले अपने बिजनेस का नाम विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। यहां पे आपका बिजनेस का नाम उनके पास चला जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर आप उसके बाद अप्लाई करोगे। मैं स्माइल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम उसे बड़े अच्छे से याद रखा करते थे, डिन नंबर, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, आप उससे उसको याद रखोगे कि यहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दैट मींस हाउ मेनी डायरेक्टर्स विल बी देयर एंड हाउ दे विल बी मैनेजिंग द बिजनेस। यहां पे आपको ये यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि रेफरेंस के लिए होगा आपके बिजनेस में विद द रजिस्टर्ड डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और, वो होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी। ये भी आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा रहे हो। और फिर आपके जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स हैं भाई साहब, वो आपके जो है एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो जो नाम आपने रखा है, फिर आप उसके लिए ऑब्वियसली अप्रूवल के लिए जाओगे, आप अपना नाम अप्रूव करवाओगे जो भी आपने कंपनी का रखा हुआ है, और फाइनली अपना एमओए एओए आप वेरीफाई करवाओगे, और बस अब आपको अपना बिजनेस चालू करना है। जैसे ही आपका एमओए एओए फॉर्मुलेट हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका साइन हो गया, ड्यूली स्टैंप हो गया, अब आप आगे चालू कर सकते हो जो भी आपका काम है। फिर रजिस्टर फॉर सर्विस टैक्स। आपका फाइनेंस एक्ट 1994 जो है, उसके अंदर अगर आपकी कोई भी ऐसी सर्विस है जो टैक्सेबल है, आपको उसको इसके अंदर मेंशन करना जरूरी है, अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी है, सो दैट अगर आपकी कोई भी टैक्सेबल इनकम हो रही है आउट ऑफ द सर्विसेज, वो चार्ज हो सके। फिर मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेके पहले डिलेमा में था, लेकिन फिर मैंने जो सीबीएसई ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बोला अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस साल तो आपके वैट वगैरह तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वैट जनरली अब हट चुका है, सेल्स टैक्स हट चुका है, आपको मालूम ही होगा कि जीएसटी आ चुका है, बट फिर भी क्योंकि अभी आपको उसी फ्रेम में रहना है इस साल के लिए, तो एटलीस्ट इस एग्जाम्स के लिए तो यानी आपके लिए अभी वैट और सेल्स टैक्स ही इस साल इंक्लूड किया गया है,
तो फाइनली आपको वैट और सेल्स टैक्स के लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ताकि आप वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स ड्यूली पे कर सको फॉर व्हाटएवर गुड्स यू आर प्रोवाइडिंग। जो भी बेचोगे उसके ऊपर आपको ये पे करना पड़ेगा। बस इससे ज्यादा इसके अंदर डिटेल में जाना है क्या? नहीं, बस इतना पता होना चाहिए, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर वैट एज वेल एज फॉर सेल्स टैक्स। फिर बात आती है भाई एक्साइज ड्यूटी की। अब ये जो एक्साइज ड्यूटी होती है, ये चार्ज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं ऑन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स। जो सेंट्रल है वो भी अलग चार्ज करेगी और जो स्टेट है वो भी अलग चार्ज करेगी। तो पता कर लेते हैं कौन कैसा क्या चार्ज कर रहा है। तो स्टेट जो है वो अल्कोहल, अल्कोहलिक एंड नार्कोटिक जो भी चीजें होती हैं या उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उस पे टैक्स लेवाई करता है, और उसके अपार्ट जो भी होगा उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है एक्साइज ड्यूटी। आपको इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है जो मैंने बोला है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स मांगते हैं। अगर आप इतना भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स है। अल्कोहल, अल्कोहलिक एंड नार्कोटिक, इसके अंदर अगर आता है तो ये तीन चीजें आती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एक्साइज ड्यूटी में, और सेंट्रल एक्साइज में इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो सेंट्रल एक्साइज के अंदर फॉल करेगा। फिर आते हैं यार कस्टम ड्यूटी में। कस्टम ड्यूटी लगती है जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में या जो गुड्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक चीज अगर बताने के लिए होगी तो वो ये है कि दोनों के दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो ठीक है, आपको कस्टम ड्यूटी के अंदर ये याद रखना है कि इट इज बीइंग लिवाइड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खत्म, इसके अंदर भी इससे ज्यादा नहीं। फिर आते हैं फाइलिंग एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम एट द रेट DIC, मतलब आपको DIC के पास यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के पास आपको यहां पे फाइल अप करना पड़ता है। अब इसका रीजन क्या है? तो यार MSMEs तो आपने सुना होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो अंडर सेक्शन 8 ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत ये बोला गया, MSMED एक्ट 2006, उन्होंने बोला कि अगर ये जो माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं ये अपने आप में कुछ एडवांटेजेस चाहती है, मे बी गवर्नमेंट से सब्सिडीज चाहती हैं या फिर इंसेंटिव्स चाहती है, तो अगर वो DIC के पास अपने आप को रजिस्टर कराती हैं, अपने मेमोरेंडम को रजिस्टर कराती हैं, एंटरप्रेन्योर्स मेमो यानी मेमोरेंडम अगर इनके पास रजिस्टर्ड है, तो आपको उसमें वो एडवांटेजेस, वो सब्सिडीज या वो इंसेंटिव्स मिल सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर आता है अप्लाई फॉर टैक्स डिडक्शन, यानी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो हर उस कंपनी के पास होता है, जो TDS कंपनी नहीं बोलूंगा, हर इस बिजनेस के पास या एंटरप्रेन्योर के पास होता है जो कि बिजनेस में TDS या TCS से डील करता है, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, क्योंकि यही 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर के थ्रू ही आप ई-फाइलिंग कर पाओगे वेदर इट कम्स टू TDS और व्हाटएवर TCS यू हैव कलेक्टेड। तो टैक्स अप्लाई फॉर टैक्स डिडक्शन यानी TAN जो होता है वो आपके पास होना जरूरी है। ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है। अगेन अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप कंफ्यूज होगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं परमिशन रिक्वायर्ड एट द कंस्ट्रक्शन स्टेज। क्या आपको इसके अंदर कुछ बहुत ही यूनिक याद रखने के लिए? नहीं, आप जिस भी जगह पे प्रॉपर्टी पे अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मेक श्योर यू हैव ऑल द अप्रूवल्स इन हैंड बिफोर हैंड, और आपके पास उन चीजों के पूरे डॉक्यूमेंटेशन हो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो। अगर आप स्टेटमेंट में ये भी पुट ऑन कर देते हो तो आपके पास इसके फुल मार्क्स पक्के हैं। फिर आ जाते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पे। सो इसमें EPF के अंदर ये मालूम होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयर होता है यानी जो बिजनेस होता है, बिजनेस इज द एम्प्लॉयर एंड जो काम करते हैं बेचारे वो एम्प्लॉय कहलाते हैं, तो एटलीस्ट 12% मिनिमम आपको उनकी सैलरी का बचा के EPF में डालना पड़ता है। और बाकी सैलरी, देखो बाकी सैलरी जो है वो जाएगी, लेकिन भाई एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी सैलरी में से हमेशा EPF कट के बिजनेस के पास रहता है। क्या वो बिजनेस का हो जाता है? नहीं, वो आपको मिलता है, लेकिन अभी के लिए EPF यानी भारत सरकार के पास जाके जमा हो जाता है फ्रॉम बिजनेस के थ्रू जाता है। तो ये EPF की भी आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करना जरूरी है। सो ESIS जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेके आई वर्कर्स के लिए। ये पूरी एक स्कीम है जिसके अंदर कोई भी वर्कर अगर 15,000 रुपए या उससे कम कमाता है तो उसके अंदर एम्प्लॉयर जो है वो 4.75% और एम्प्लॉई जो है मतलब जो बेचारा वर्कर काम कर रहा है वो 1.75% ग्रॉस अप टू अ टोटल सम ऑफ 6.5% का कंट्रीब्यूशन देंगे इस स्कीम के अंदर, और वो पैसा जाएगा वर्कर्स के लिए। और ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल है जो कि 10 या उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किए हुए हैं एज अ वर्कर। देखो भाई ये तो थी टेक्निकलिटी। अब इसलिए मुझे मालूम है कि आपको इसके अंदर में भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने इसको कोशिश की कि जितना प्रिसाइज किया जा सके उतना प्रिसाइज करूं। हम इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं हमारी बूटी 4 को। अगर आपको कभी लगता है तो प्लीज आप इसको रिवाइंड करके जरूर देखें। अब बारी आ चुकी है कि हम #booty5 के अंदर एंटर हो, तो चलो शुरू करते हैं यार। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये इंडिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलर बिजनेस के नाम से जाना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द
कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एज पर द सेक्शन 4, ये सेक्शन 4 जो है सेम ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप से उठ गया है, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी उनके एक्ट में सेक्शन 4 में दी हुई है। बट लेट्स मूव ऑन। सेक्शन 4 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की डेफिनेशन गिवन है, सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव एज द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद इट्स कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। यहां पर वो बोल ये रहे हैं कि हां, हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे अपने मेंबर्स का, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट वी आर नॉट वर्किंग फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, instead we are working for helping each other in economic way or any other way which are being laid down in the Cooperative Societies Act 1912। मतलब बात करें तो कमाना पैसा ही है, बनाएंगे प्रॉफिट ही, लेकिन उसे प्रॉफिट बोलने से अच्छा बोलेंगे हम तो इसकी भलाई चाहते हैं, ये जो मेंबर है ये पैसा कमाए, हम और क्या चाहते हैं, वो मेंबर पैसा कमाए, हम एज अ मेंबर पैसा कमाए, मिलके पैसा कमाए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबका देखा जा रहा है, कहीं पे भी नहीं बोला कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, बोला पूरा पैसे के लिए काम है, लेकिन क्या बोला, फॉर हेल्पिंग ईच अदर इंस्टेड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो है वही चीज, तभी काफी इंटरेस्टिंग है और तभी अमूल जैसी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो आज इतनी बड़ी बन पाई है। तो फीचर्स पे आ जाते हैं और सबसे पहली बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो हाँ, ये बात तो श्योरिटी मानो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाने के लिए रजिस्टर होना जरूरी है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और एनी अदर स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। और हाँ, ये भी याद रखना कि 10 जो जाड़े लोग होते हैं, मतलब 10 एडल्ट मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एट मिनिमम। 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है भाई। और एक बार रजिस्टर हो गए ना भाई आप, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म हो जाओगे, कॉर्पोरेट बॉडी कहलाने लगोगे, खुद का ओन एग्जिस्टेंस होगा, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जैसा मैं बोल रहा था, परपेचुअल सक्सेशन के साथ भाई। मतलब योर बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग टू एन इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ये सारी जो कंपनीज में फीचर्स होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आ जाते हैं, एक बार आप एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो गए तो। और एक बात और, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड रखते हो, ये चीज लिखना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो आप मत भूलना। फिर आ जाते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन पे, पॉइंट नंबर 2 पे। यानी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। मतलब अगर आप चाहते हो तो अगर आपका एक कॉमन इंटरेस्ट है तो आपको एंटर करवा लिया जाएगा एज अ मेंबर। अगर आप उनके जैसा ही सोचते हो, आपकी थिंकिंग सेम है, आप सेम डायरेक्शन में काम करना चाहते हो, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यू आर फ्री टू ज्वाइन विदाउट एनी मतलब क्या बोले यार, विदाउट एनी डिफरेंसेस व्हाटसोएवर। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, ये सब इसके अंदर देखा नहीं जाता है। आपका कॉमन इंटरेस्ट है, आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। सो यार, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स, मिनिमम आपको चाहिए 10 लोग, और वो भी जाड़े, मतलब एडल्ट लिखना मत भूलना वरना गलत करके आ जाओगे। यहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है 10 एडल्ट पर्सन, 10 लोग होने जरूरी है। मैक्सिमम के लिए 100 लिमिट है अगर क्रेडिट सोसाइटी है, क्रेडिट वगैरह लेने देने वाली। अगर क्रेडिट सोसाइटी नहीं है तो फिर अनलिमिटेड नंबर्स में आप मेंबर जोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बड़ी मिथ है। जनरली लगता है कि ये बिल्कुल ही समाज की भलाई के लिए बने हुए हैं, जो कि गलत भी नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, यस इट कैन फाइट फॉर सोशल जस्टिस, बट इसकी शुरुआत जो होती है वो उसके मेंबर्स से होती है। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेंबर्स को एम्फसाइज किया गया है कहीं भी लॉ में, लेकिन पहले बोला जाता है फॉर इकोनॉमिक मोटिव्स ऑफ इट्स मेंबर्स, तो वहां पे पहले आ जाता है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी सोशल बेनिफिट के लिए मनाना चाहते हो, आपको चाहते हो आप कोई एक बिल्कुल ही ऐसी चीज से लड़ो जो कि भारत में चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल आप कर सकते हो। सोशल नीड्स के लिए भी आप लड़ सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, बट बेसिकली इट स्टार्ट विद इट्स मेंबर्स एंड यस एज वेल एज फॉर द पीपल। अगर आप ऐसा कोई मोटिव रखते हो, जैसा कि मैंने बोला, इट इज ऑल अबाउट द कॉमन इंटरेस्ट। अगर आपका कॉमन इंटरेस्ट है समाज की भलाई, यस कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी मेड फॉर दैट। फिर पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, कैपिटल एंड रिटर्न्स देयर ऑन। इसमें बोला गया कि अगर आपको एक मेंबर बनना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो बाय द वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आप शेयर्स में पैसा लगाओ, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हो। अब आपको इसमें कैसे देखना पड़ेगा, या तो 20% ऑफ द कैपिटल ले लो आप, मतलब जितनी भी वो लोग कैपिटल सोच के चल रहे हैं, जितनी भी है उसका 20% आप लेके चल लो, आपको उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या मिनिमम 1000 रुपए तो आपको देना पड़ेगा। इन दो में से जो भी फिगर हायर है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि लोअर ना लेके आ जाओ। 20% of the total of the share capital और 1000 whichever is higher, ये टेक्निकलिटी में बोला जाएगा, लिख लो कहीं पे। तो फिर बात करें इसी के अंदर, कैपिटल की तो बात हो गई यार, अब रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं। तो बोला गया कि जो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, पार्टनर्स मत बोलना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पार्टनर्स नहीं होते, मेंबर्स होते हैं। तो इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जा सकता है अप टू द लिमिट ऑफ 10%, मतलब 10% तक जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, टू द मैक्सिमम ऑफ 10% इनको आईओसी दे दो, अगर देना चाहते हो, इंक्लूडिंग द बोनसेस प्लस, मतलब जो भी आप उसको बोनस दे रहे हो उनके अलावा आईओसी भी दे सकते हो। लेकिन
इसके अलावा जो बाकी पैसा कमा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो क्या कर सकते हैं, उसमें से कुछ पैसा रिजर्व के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं और बाकी बचा पैसा मेंबर्स अपने बीच बांट सकते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एक चीज बहुत सिंसियरली बोलता है कि जो भी पैसा आपने कमाया है उसमें से एटलीस्ट एट मिनिमम ऑफ 1/4 तो रिजर्व में जाना ही जाना है। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल पे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर ये बोला गया जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं दे आर बीइंग गवर्नड, मतलब उनके ऊपर रेगुलेशंस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट और मल्टी कोऑपरेटिव एक्ट, ये तीनों के अंदर इनको गवर्न किया जाता है। अगर आपसे पूछे इन तीन को मेंशन करके बोल देना इनके अंदर गवर्न होती है, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो होगा क्या भाई, मतलब ठीक है कर देंगे, तो होगा क्या इसमें, मतलब क्या करेंगे सर जी आगे तो बताइए। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो भी एनुअल रिपोर्ट हुआ करेगी इनमें से आपको किसी के पास भेजनी पड़ेगी, चेक करवानी पड़ेगी, तो आप रेगुलरली रेगुलेट होते रहेंगे। फिर लास्ट जो मेजर पॉइंट आ जाता है वो है लिमिटेड लायबिलिटी का, कि कैसी लायबिलिटी है इसके अंदर भाई। तो याद रखना कि इसके अंदर जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पर्टिकुलर मेंबर। जितना भी पैसा आपने लगाया है आपकी लायबिलिटी उस तक ही लिमिटेड होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, उतना ही पैसा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। एक्चुअल में टाइम क्यों लगा इसमें, सिर्फ एक कारण से, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था और इसके अंदर कवर कराना बहुत ज्यादा जरूरी था। जब आप एक वैल्यू रखते हो स्टूडेंट्स की नजर में तो आपको उस लेवल पे डिलीवर करना भी जरूरी होता है, और ये चीज सीरियसली बोले तो बहुत परेशान करने वाली थी कि हम इसको डिलीवर कैसे करेंगे आप तक और आप इसको याद कैसे रखोगे। अब आपका एक होमवर्क है, आप सिर्फ एक चीज करोगे, आप उठाओगे जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और आप उसके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखोगे 5 और उनके डिफरेंसेस उतार दोगे। और अगर आप चाहते हो कि बाबा जी आपका ये हार्ड वर्क देखें तो आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप डालो अपनी फेसबुक स्टोरी या तो आप डालो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और उसमें टैग करो कॉमर्स बाबा को। हम जरूर आपकी स्टोरी देखेंगे और आपको प्रेज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से